मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 जून और 14 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में परीक्षा संबंधित डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला शिक्षा बोर्ड कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो परीक्षा संबंधित डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शिक्षा बोर्ड बना है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा दस्तावेजों में ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला यह देश का पहला शिक्षा बोर्ड बना है। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा में हर साल बैठने वाले लाखों अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने के बाद पता चलता है कि उनका एग्जामिनेशन संबंधी डॉक्यूमेंट्स में स्वयं का नाम, पिता या माता का नाम में कोई गलती रह गई है तो संशोधन की आवश्यकता होती है। तो वे बोर्ड के मुख्यालय अजमेर आते हैं। वांछित दस्तावेजों के अभाव में संशोधन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे में आवेदक को बोर्ड के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब इन सब परेशानियों से अभ्यर्थियों की मुक्ति के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बनेगा। तो राजस्थान में डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बनने जा रहा है बीकानेर शहर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में 14 जून से बड़ी कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है जिसमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने वाला ये देश का पहला शहर बनेगा। इसके तहत बीकानेर में 45 साल से ऊपर के लोगों को डोर टू डोर यानी उनके घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। बीकानेर में इस अभियान के तहत 2 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल एम्बुलेंस टीमें हैं वो तैनात है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों के नाम पते के साथ साथ वैक्सीनेशन डोज की पंजीकरण करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए हेल्पलाइन भी शुरू की है। टीके की शीशी का उपयोग 10 लोगों को डोज देने के लिए किया जा सकता है। 10 लोगों का पंजीकरण होने के बाद ही वैक्सीनेशन वैन है वो टीका लगाने के लिए घरों के लिए रवाना होगी। तो 14 जून से बीकानेर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन है वो शुरू होगा जो देश का पहला शहर बना है बीकानेर। इस टीम के साथ मेडिकल ऑब्जर्वेशन टीम भी रहेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक राजस्थान में तकरीबन 1,91,38,753 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए कब तक आवेदन किया जा सकता है। तो राजस्थान में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो घरेलू रूफटॉप सोलर संयंत्र है उसके लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो बढ़ाई गई है। 31 अगस्त 2021 तक के लिए आवेदन किया जा सकता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में घरेलू रूफटॉप सोलर संयंत्रों के लिए जो अनुदान है वो 17 सितंबर तक मिलेगा। इसके लिए आवेदन है वो 31 अगस्त से पहले विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना अनिवार्य है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और सीएमडी आईआरसी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि अनुदानित रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु 17 सितंबर 2021 तक है वो इसकी स्थापना करवाई जा सकेगी और इसके लिए आवेदन है वो 31 अगस्त से पहले करना अनिवार्य है। राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आम नागरिकों को भी घरेलू रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर संयंत्रों के लगाने के लिए 3 किलोवाट तक सोलर संयंत्र पर 40% अनुदान है वो दिया जा रहा है। लाभार्थियों को सरकार की ओर से प्लांट स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है जिसके माध्यम से बिजली का बिल कम हो जाता है और ग्रीन एनर्जी को भी इसमें बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा हर ब्लॉक में खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। तो हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से ऐसी घोषणा की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसके तहत खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु हर ब्लॉक में खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की ग्रामीण प्रतिभाओं को
प्रोत्साहन देने हेतु और खेलों के प्रति उनको बढ़ावा देने हेतु, उन्हें राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करने हेतु, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में एक खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में आपको बता दें कि खेल कॉम्प्लेक्स है वो सरकारी स्कूलों में बनाए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किया जा चुका है। इसके लिए हर ब्लॉक में एक एक स्कूल का चयन किया जाएगा। स्कूल उच्च माध्यमिक स्तर का होना अनिवार्य है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के कक्षाएं होनी जरूरी है। साथ ही साथ यह भी जरूरी होगा कि उस स्कूल में कम से कम 300 विद्यार्थियों का नामांकन हो। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा है वो बजट 2021-22 के दौरान की गई थी। तो खेल कॉम्प्लेक्स है वो ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बाल श्रम को रोकने एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास करने हेतु हाई पावर कमेटी बनाने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो ये निर्देश सीएम अशोक गहलोत द्वारा जारी किए गए हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाल श्रम को रोकने के लिए और बाल श्रमिकों के पुनर्वास करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से बाल श्रम को रोकने के लिए और बाल श्रमिकों के पुनर्वास करने हेतु राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में प्रयासरत है और इसके लिए प्रदेश में बाल श्रम के रोकथाम हेतु एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबिनार को संबोधित किया था। राज्य सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट प्रशासन ने उड़ान भरने वाले विमानों से बर्ड हिटिंग को लेकर स्कैरी डिवाइस का उपयोग करना शुरू किया है? तो आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट के द्वारा एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से विमानों के लिए बर्ड हिटिंग को लेकर एक स्कैरी डिवाइस का प्रयोग करना शुरू किया गया है, नवाचार किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने हाल ही में एक डिवाइस स्कैरी का प्रयोग करना शुरू किया है। इस डिवाइस में एक तरह की आवाज़ रिकॉर्ड होती है, जिसे सुनकर पक्षी है वो डर जाते हैं और उड़ जाते हैं। इस डिवाइस में पक्षियों पर संकट आने वाली जैसी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, जिसे सुनने से पक्षी है वो डर के उड़ जाते हैं। जयपुर एयरपोर्ट से देश और दुनिया के लिए उड़ान भरने वाले विमानों की सुरक्षा इतनी सख्त है कि बीते 1 साल में यहाँ बर्ड हिटिंग का एक भी मामला नहीं आया है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक किसी भी विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान विमान के अगले हिस्से से पक्षी टकराता है या विमान के इंजन में कोई अगर पक्षी फंस जाता है तो इसे हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके लिए ये स्कैरी डिवाइस का प्रयोग करना है वो जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से शुरू किया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों में कुछ नवाचार किया गया है। ऐसे में इसका यूज है वो किया जा रहा है ताकि परिंदों को भी कोई हानि न पहुंच सके। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीसी व्यास का निधन हो गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीसी व्यास का 16 मई को निधन हुआ था 85 वर्ष की आयु में। डॉक्टर पीसी व्यास है वो 1 जुलाई 1999 से लेकर 9 जनवरी 2004 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। इससे पहले ये राजस्थान विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष के रूप में 1995 में सेवानिवृत्त हुए थे डॉक्टर पीसी व्यास, जिनका 16 मई को निधन हुआ था। उनके कार्यकाल में राजस्थान बोर्ड ने कई आयाम स्थापित किया, जिसमें मुख्य रूप से विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा का प्रारंभ, छात्रवृत्ति आधारित सह शैक्षणिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत भी इनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान में आपको बता दें कि राजस्थान के जो जोधपुर जिले में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधा युक्त पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा से लोगों को वन और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कैलाश सांकला का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और इन्हें जो टाइगर के संरक्षण के लिए भारत का टाइगर मैन के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रताप कृष्ण लोहरा को प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया है।
लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का रहेगा। पहले ये 8 वर्ष था इनका कार्यकाल, फिर घटाकर 5 वर्ष किया गया था। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना की गई थी। पहले लोकायुक्त कौन थे ये भी इम्पोर्टेंट है, तो राजस्थान में पहले लोकायुक्त थे ID दुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम 1963 में हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी, जो कार्यपालिका के कार्यों पर नजर रख सके और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा जून 2021 में कौन सा राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सीरो सर्वे किया जाएगा? तो राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सीरो सर्वे का चौथा संस्करण जून 2021 में किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से जून 2021 में राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वे पर काम शुरू किया जाएगा। ICMR की ओर से देश में चौथा सीरो सर्वे है, जिसका आयोजन 70 जिलों में देश में किया जाएगा। इसमें 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीरो सर्वे है वो समुदाय में कोरोना वायरस एंटीबॉडी के प्रसार का पता करने के लिए सीरो सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से इसका जो सीरो सर्वे है वो जून 2021 में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात में 51% की वृद्धि हुई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात है वो साल 2020-21 के दौरान 51% में बढ़ोतरी देखी गई है। जैविक उत्पादों का निर्यात पिछले जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1040 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि 2020 में ये 689 मिलियन ही डॉलर था। बाहर भेजे गए प्रमुख जैविक उत्पादों में भारत से तेल, खली, भोजन और तिलहन, अनाज, बाजरा, मसाले आदि जैविक कृषि उत्पाद इसमें शामिल है। तो जैविक कृषि उत्पाद में 51% की निर्यात में वृद्धि हुई है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश अरलिया ने नैनो यूरिया लिक्विड की खोज की है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश अरलिया ने नैनो यूरिया लिक्विड की खोज की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कम्युनिटी टैब में जाके वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।